नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है प्रमोद की। प्रमोद उत्तर प्रदेश के रहने वाले और आइसक्रीम बेचने का काम करते थे ठेली रिक्शा पर। बात ये 2002 की, तब ये इनके साथ में ये घटना घटी थी। तो आइए चलते हैं प्रमोद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी और 2002 की बात थी। इन दिनों मैं आइसक्रीम बेचने का काम करता था, पढ़ा लिखा था, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं मिला। अब मेरे अगल बगल के लड़के जो थे, गर्मी का सीजन था, हर सीजन में ये काम करते थे और बाकी टाइम वो अलग अलग कोई धंधा करता था, कुछ अलग का, कोई सब्जी का, कुछ और, कोई नौकरी भी करता था। और तब मुझे एक लड़के ने सलाह दिया कि देखो प्रमोद, ये सीजन है गर्मी का टाइम, मैं तो कहता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ और वो भी तुम काम कर लो, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ गुर बताऊँगा आइसक्रीम बेचने का। और वो मुझे बताता है, मैं उस काम को सीखता हूँ। अब मुझे उस कंपनी में ले जा करके ठेली रिक्शा भी दिलवाता है। मैं उसका एहसान आज भी भूलता नहीं, जो मुझ पर एहसान किया था उस वक्त में जब मैं एक नौकरी के लिए भटक रहा था, गांव से दूर शहर में आया हुआ था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तब उसने मुझे ये सहारा दिया था। खैर, अब ठेली रिक्शा मिल चुकी थी, आइसक्रीम का रेडी। अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पर अब आइसक्रीम बेचने अब लगने लगा। मैं जो कॉलोनी था उसमें जाता था। ज़्यादातर बच्चे ही आइसक्रीम के दीवाना होते हैं और ऐसे ही मेरी आइसक्रीम बिक्री होती थी। कभी कभी मेरी आइसक्रीम बच जाती थी। मैं थोड़ा देर कर लेता था कि आइसक्रीम लेके नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ टाइम ज़रूर लग जाए। मैं रोड पर दुकान अपना रेडी लगा लेता था, कारें रुकती थी, आइसक्रीम लेते थे। और तब मैं जब आइसक्रीम ख़त्म हो जाता था तब मैं अपने कॉलोनी के लिए चलता था। तब भी एक आध आइसक्रीम बची होती थी, मुझे अब उसकी परवाह नहीं थी, चलो कोई बात नहीं है। ऐसे ही मैं एक रात अब रोड से अपने घर की तरफ जा रहा था। बस कुछ ही आइसक्रीम बची हुई थी और वो भी महंगे वाली थी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कल की कल देखी जाएगी। मैं जब अपने रास्ते पर आता हूँ ना, तो बाएं साइड में झोपड़पट्टी थी, झुग्गियाँ थी। जैसे उस रास्ते से गुजरने लगता हूँ, एक आवाज़ सुनाई पड़ती, भैया रुकिए जरा भैया। मैं आवाज़ सुनता हूँ, लड़की की आवाज़ है। कोई लड़की मुझे बुला रही है, शायद उसको आइसक्रीम की ज़रूरत है। मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे पास में आइसक्रीम कुछ बची हुई थी। तब मैं देखता हूँ कि अंधेरे में से एक लड़की अब मुझे नज़र आती है। मेरी आइसक्रीम की लाइट जलती रहती है, अब रेडी पर लाइट होती है, उसका प्रकाश में मैं देखता हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि ये मेरी बहन का हम उम्र है। मेरी बहन भी 18-19 साल की हो चुकी थी, जो गांव में रहती थी। मुझे उसकी शादी का चिंता फिक्र था। अब मैं उसी के लिए तो शहर आया था। जब मैं उसको देखता हूँ तो अपनी बहन की याद आ जाती है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे बहन का याद आ जाती है। मेरी बहन तो इसी उम्र की है। वो लड़की मेरे पास में आती है, कहती है भैया मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? मैं कहने लगा हाँ बहन, क्यों नहीं। तब मैं आइसक्रीम निकालने लगा। आइसक्रीम निकालते वक्त पूछता हूँ कि बहन कितने वाले दे दूँ? देखो आज मेरे पास में सस्ते वाला आइसक्रीम ख़त्म हो गया, माफ़ करना। तब कहती भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। अरे चलो, ये भी तो अपनी बहन की तरह है। अब मैं वो महंगे वाला आइसक्रीम अब निकाल कर उसको हाथों में पकड़ा देता हूँ कि लो बहन, जब तुम्हारे पास में पैसा आए ना, तब तुम दे देना, जाओ आप। अब वो हंसते मुस्कुराते हुए जैसे दुनिया भर की खजाना उसको मिल गया। आइसक्रीम को कवर उतारती है और फिर उसका स्वाद लेती है और फिर कहती भैया जब मेरे पास में होगा ना, तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, आप चिंता मत करना, मैं आपका पैसा हजम नहीं करने वाली। अब फिर दौड़ती हुई अंधेरे के साइड में गुम हो जाती है।
मुझे लगा कि सामने की जो झोपड़ी है, जो बस्ती हैं, झुग्गी बस्ती है, वहाँ की रहने वाली लड़की है। अब कुछ ऐसे ही कपड़ा अब वो पहन रखी थी। मुझे बड़ा दिल में सुकून मिला। मुझे लगा कि मैं अपने बहन का आइसक्रीम दिया हूँ। अब फिर मैं अब अपने घर लौट जाता हूँ। ऐसा ही अक्सर हर रात होने लगा। जब मैं लौटता था और उसी जगह पर वो लड़की मेरा इंतज़ार करती थी। जैसे ही मेरी रेडी को देखती थी, खुशी के मारे चहकने लगी, भैया आ गए, भैया आ गए। अब मैं भी उसका अब जैसे स्वागत करता था कि आओ बहन। हाँ, मैं कोई भी आइसक्रीम होता था, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती, कोई बची होती थी, और वो नखरे नहीं करती थी। जो भी आइसक्रीम देता था वो खुशी खुशी दे देती थी। हाँ, कहती थी भैया हिसाब लिखते जाना, जब मेरे पास में पैसा हो जाएगा ना तो मैं आपका कर्ज चुकता कर दूंगी। हाँ, तब मैं मुस्कुरा देता था कि कोई बात नहीं बहन, जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए तो मुझे दे देना, जल्दीबाजी नहीं है। ऐसा ही सिलसिला मेरे साथ में अब महीना दिन तक चलता रहा। अब मैं तो जब उधर से रोड से लौटता था, जब अपने घर जाने के लिए, तो उस जगह पर मैं खुद ही रेडी अपना खड़ा कर देता था। उसका इंतज़ार करता हो कि चलो अब वो जाग रही होगी, मेरी आइसक्रीम की लाइट देखेगी, रेडी की लाइट देखेगी तो दौड़ती हुई ज़रूर आएगी। लेकिन जब उस रात नहीं आई, मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। अतः मुझे लगा कि शायद उसकी स्वास्थ्य वगैरह सही है कि नहीं है, शायद कोई बीमार तो नहीं पड़ गई। मन में एक चिंता एक ऐसे ही आ चुका था। मैं काफ़ी देर इंतज़ार कर लिया, जब नहीं आई तब मैं बुझे हुए मन से अपना घर पहुंच जाता हूँ। उसी लड़की के बारे में चिंता करने लगता हूँ जो मेरी बहन का हम उम्र थी। एक लगाव सा हो गया था उसके साथ में, जैसे मेरी वो सगी बहन हो। सुबह जब होती है, जब मुझे कंपनी जाना होता आइसक्रीम माल वगैरह लेने के लिए, मैं उसी झुग्गी बस्ती के सामने से गुजरता हूँ। वहाँ पर अपनी रेडी खड़ा कर लेता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कहीं लड़की दिखाई दे। आसपास में और बच्चे खेलते रहते हैं और वो लड़की ने अपना नाम भी बताया था। तब मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ। बच्चा मेरे पास में आता है आइसक्रीम के लालच में, कहता है कि आइसक्रीम वाला अंकल, जब मुझे आइसक्रीम दोगे ना, आज जो पूछोगे तो मैं बताऊँगा। लेकिन मेरे पास में उस टाइम आइसक्रीम नहीं था। मैं इससे वादा करता हूँ कि मैं जब लौटूंगा तो मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। मैं उस लड़की के बारे में पूछता हूँ, उसका नाम लेता हूँ और तब वो सोचने लगता है। कहता है नहीं अंकल, ऐसी लड़की तो हमारी कॉलोनी में, हमारी बस्ती में मैंने तो नहीं, ऐसा नाम तो मैंने सुना नहीं है, और जैसा आप हुलिया बता रहे हो मैं तो नहीं देखा। कोई और कॉलोनी की लड़की होगी। और वो चला गया। मैं उसके बारे में सोचता रह गया, अपने काम पर लग गया। ऐसे ही 5 रातों तक हुआ। 5 रातों तक वो लड़की अब मेरे आइसक्रीम के रेडी पर नहीं आती थी। मैं वहाँ खड़ा होकर के उसका इंतज़ार करता था कि आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन 5 रातों तक नहीं आई। मैं तो अब पूछताछ भी कर चुका था। जब उसका घर ही पता नहीं, लड़के ने मना कर दिया कि नहीं अंकल, इस बस्ती में नहीं रहती वो, शायद कोई दूसरी बस्ती होगी। और दूसरी बस्ती तो बहुत दूर थी। ऐसा संभव ही नहीं था कि वहाँ से कोई अकेली लड़की, वो भी लड़की जात, इतनी दूर सड़क पर आए एक आइसक्रीम खाने के लिए। मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि इसी बस्ती की होगी, लड़का पहचानता नहीं होगा। और उसी आस में मैं रोज़ अपनी रेडी आते वक्त अब वहाँ खड़ा करता था। कुछ देर इंतज़ार करता था। जब लड़की नहीं आती थी तो मैं मायूस हो जाता था। अब फिर बुझे मन से अपना रेडी लेकर के अपने घर चला जाता था। 5 दिन बीत चुका था। अब फिर मेरा मन व्याकुल सा होने लगा। मैं फिर दिन के टाइम में वहाँ पर जा कर के एक औरत से पूछता हूँ, उस झुग्गी बस्ती में। वही बात वो भी औरत कहती है कि नहीं बेटा, जिस तरह का नाम बता रहे हो उस नाम की लड़की हमारे बस्ती में तो नहीं रहती है। जो हुलिया बता रहे हो वैसे हुलिया की लड़की कोई नहीं है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, आखिर ये कौन सी बस्ती की रहने वाली लड़की है और उसके साथ में अचानक क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रही है, बात क्या है। मैं इस चीज़ को अब भूलने लगता हूँ और मैं अपने काम में जुटा रहा हूँ। महीना दिन गुजर जाता है, लेकिन आदत पड़ी हुई थी ना, जब भी उधर से आता हूँ और उसी जगह पर कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ कि अब लड़की शायद आ गई होगी, लेकिन लड़की नहीं आती। महीना दिन गुजर जाता है।
अब फिर मैं धीरे धीरे भूलने लगता हूँ। अब वहाँ पर आते वक्त इधर उधर देखता हूँ, लेकिन रेडी नहीं रोकता हूँ, सीधा अपने कॉलोनी में आ जाता हूँ। ऐसे ही 1 महीने के बाद जब मैं लौट रहा था रात के टाइम में, तब जैसे ही रेडी उस जगह पर मैं पहुँचता हूँ लेकर के, लड़की मेरे सामने इंतज़ार कर रही थी। सेम कपड़ा, सेम शक्ल, कोई बदलाव नहीं, लेकिन चहक नहीं रही थी। जैसे पहले हंसी खुशी आती थी चहकती हुई, बिल्कुल चेहरा शांत हुआ पड़ा था। मैं पूछने लगा, अरे तुम इतने दिन कहाँ थी? मैं तो यहाँ पर हर दिन आकर के तुम्हारा इंतज़ार करता था कि तुम आओगी तुम आओगी। तुम्हारे लिए मैं बस्ती में गया, पूछताछ किया, कोई तुम्हें पहचानता नहीं है। बहन तुम रहती कहाँ पर हो? मैं बहुत सारा सवाल जो मन में था अब उससे पूछने लगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ी रही, कुछ नहीं बोल रही थी। मैं आइसक्रीम निकाला, आइसक्रीम देने लगा, लेकिन आइसक्रीम भी नहीं ले रही थी। मेरे मन में खटका हुआ, आखिर हुआ क्या इसके साथ में? क्या कि कोई किसी ने बदतमीजी किया है? इसके साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो गया? इसके माँ बाप सही सलामत हैं? बात क्या है? मन में कई सवाल थे जिसका अब मुझे पता करना था, लेकिन लड़की बोल नहीं रही थी। मैं कहने लगा, बहन मेरे से कोई गलती हो गई है, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो ना। तब वो मेरे पास आ जाती है, धीरे से बोलती है, नहीं भैया आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरे से हुई है। आप मुझ पर इतना विश्वास करते हो, आप मुझे ढूंढने के लिए बस्ती में गए, मैं आपसे झूठ बोली नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की ने क्या झूठ बोला है। मैं कहने लगा, बहन आप जो भी आपने बोला हो छोड़ो ना उसको, कोई बात नहीं, आप ले आइसक्रीम खाओ, स्वाद तो चखो, देखो ये नई फ्लेवर का आइसक्रीम नई नई लॉन्च हुई है। तब वो एक आइसक्रीम पकड़ती है, बड़ी मुश्किल से उसको मना पाता हूँ। मैं इस लड़की के चेहरे पर उदासी साफ दिख रहा था। आखिर इस कोमल सी लड़की के ऊपर में कोई ऐसी कोई बात तो नहीं हो गई। मन में बहुत तरह का शंका था, लेकिन वो कोई जवाब दे तब ना, अपना दुख दर्द बताए तब ना। और वही मैं अब उससे समझने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था कि बहन इतने दिनों तक कहाँ रही आप? मैं तो यहाँ पर आकर आपका इंतज़ार करता था। तब वो कहने लगी, भैया छोड़ो उन बातों को, जो हो गया बीत गया, अब उसमें क्यों जाते हैं। खैर मुझे आइसक्रीम खिलाए और इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं संतुष्ट नहीं था उसके इस बात पर। मैं जानना चाहता था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहता था। तब मैं कहने लगा कि बहन आप इस बस्ती में तो रहती नहीं हो ना। तब उसकी आंखें नीची हो गई थी, जैसे वो सही बात है। मैं पूछने लगा कि बहन तुम किस घर की हो, कौन सी बस्ती की हो, बताओ ना, मुझसे तो मत छिपाओ, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर वो रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू जो देख रहा था मुझे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा कि बहन रोने की जरूरत नहीं है, आप नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, आप हमारे पास में आते रहना। तब वो शांत हो गई। आप फिर कहने लगी, भैया मैं आपसे ज़्यादा दिन मिल नहीं पाऊंगी। मुझे बड़ा धक्का सा लगा। बात क्या है बहन? मैं उससे पूछने लगा, अरे कोई ऐसी बात हो तो मुझे बताओ ना, मैं आपके भाई की तरह हूँ, जो भी समस्या होगा आपके परिवार में मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। कुछ तो बताओ, क्या आपके माँ बाप के साथ में कुछ बुरा हुआ है, घर में पैसे की ज़रूरत है, कोई किसी तरह का परेशानी है तो मुझे ही बताओ। तब कहने लगे, नहीं भैया ऐसी कोई बात ही नहीं है। तब मैं थोड़ा अलग ढंग से पूछने लगा कि बहन तुम्हारे पास में सब कुछ है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे माँ बाप सही सब कुछ हैं, तो आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या था? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों पड़ा हुआ था? आखिर क्या तुम बीमार थी? तुम बीमार भी नहीं बता रही हो, तो माजरा क्या है? अपने भाई से तो मत छिपाओ। तब वो कहने लगी कि भैया मैं आपसे बड़े मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने भाई की तरह आपको देखती हूँ, मुझे आपको देखकर अपने भाई की याद आती है। तब मैं कहने लगा, हाँ मुझे भी
आप में अपनी मेरी बहन नज़र आती है। तभी तो मैं आपसे अब बिना पैसे के लिए अब मांगता भी नहीं हूँ और मैं आपको आइसक्रीम खिलाता रहता हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। तब कहने लगी, नहीं भैया, मैं आपका एहसान अब कैसे चुकाऊंगी। मेरे पास में आपके लिए कुछ है और आज मैं आपको देने वाली हूँ इसी चीज़ को, आप मना मत कीजिएगा। लेकिन भैया, आज के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। मैं उस लड़की की बातों में अब इतना ध्यान से सुन रहा था। मैं कह रहा था, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं मिलोगी? क्या मुझसे कोई गलती होगी बहन? वो भी बता दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तब कहने लगी कि नहीं भाई साहब, ऐसी कोई गलती नहीं, पहले आप ये लीजिए। अपने अंटी से निकाल करके एक पुराना सा जैसे थैली सा मुझे पकड़ा दिया। वजन सा लगा। मैं कहने लगा, इसमें क्या है? तब कहने लगी कि भैया, आपने मुझे इतना आइसक्रीम खिलाया है, अब बदले में तो आपको बहुत कुछ कम दे रही हूँ, ये रखिए, आपके काम में आएगा। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरे हाथ में था, मैं उसको बार बार वापस कर रहा था। मैं जानता था कि इसमें सिक्के वगैरह होंगे, ऐसे मुझे एहसास हो रहा था और कुछ नहीं। मैं कहने लगा कि नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप रख लो बहन। लेकिन वो बार बार कहते, नहीं भैया, ये आपका है और आपके काम में आएगा आने वाला फ्यूचर में। मुझे उसकी बातों में अब थोड़ा अलग लग रहा था, उदास थी, बार बार ऐसे मुझे देख रही थी कि आज के बाद वो कभी मिलेगी नहीं, जैसा वो कह रही थी। तब मैं पूछने लगा, बहन, मुझसे बहुत कुछ छिपा रही हो, क्यों नहीं सच्चाई बता रही हो? मैं भी तुम्हारी भाई की तरह हूँ। तब वो पीछे मुड़ने लगी। मैं कहने लगा, बहन, अगर आप ना मुझे सच्चा भाई मानती हो तो ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। जो भी समस्या हो मुझे बताओ ना, आखिर मुझसे तुम क्यों नहीं मिलोगी? तब वो अपना कदम रोकती है, फिर मेरी तरफ आती है। कहती, भैया, सच्चाई जानोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं कहने लगा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ बहन, जो भी सच्चाई हो मुझे बताओ। अगर मेरे से कोई गलती हुआ होगा तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तब वो कहने लगी, नहीं भैया, आपसे गलती नहीं, मुझसे गलती हुई है, मुझे आपको बताना चाहिए। तब मैं कहा, कैसी गलती? आपने ऐसे कौन सी गलती कर दिया? मैं उसका चेहरा देख रहा था। चेहरे पर अब वो पहले वाली रौनक नहीं थी, उदास सा चेहरा था, जैसे चेहरा पीला पड़ा हुआ हो, आंखों जैसे सूजे हुए थे। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा था कि काफ़ी वो रोती रही होगी। तब कहती है धीरे से कि भैया, मुझे आपको बता देना चाहिए था। मैं कहने लगा कि कौन सी बात है, बताओ ना मुझे, मैं भी तो जानूं। तब कहने लगे, भैया, मैं जीती जागती लड़की नहीं हूँ। मैं जब सुना ना तो मुझे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है। मैं कहने लगा, बहन, मेरे सामने तो खड़ी हो, मैं आपको इतने दिनों से आइसक्रीम भी खिलाया, अपने आप को आप मरा हुआ समझ रही हो, ये कैसे हो सकता है? तब मेरा बाँह पकड़ लिया। अब भैया भैया बोलने लगी। कहने लगी, भैया, मैं हूँ ही ऐसी, मैं एक आत्मा हूँ, अब मेरी मुक्ति का टाइम नज़दीक आ गया है। मैं जल्दी ही मुक्ति पा जाऊँगी, फिर मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगी। वही कसक मेरे अंदर में थी। मैं आपसे दोस्ती तोड़ना चाहती थी। मैं आपको रोज़ देखती थी, आप यहाँ पर खड़े होकर के मेरा इंतज़ार करते थे। आप बस्ती में भी गए थे, तब भी मैं आपके पीछे थी। मुझे लगा कि इतना लगाव आपसे सही नहीं है, ये लगाव कहीं दुखदाई ना हो। मैं जब लड़की की बात सुनता हूँ ना तो एकदम मेरा दिल दहल जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक प्रेतात्मा हो? तब कहने लगी कि भैया, अब मुझे देखना, क्या मैं आपको नज़र आती हूँ? वाकई में देखते ही देखते हवा में गायब हो गई थी। अब फिर मेरे कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है कि भैया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, इतना दिली मोहब्बत हम लोग को नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मेरे कानों में बोलती है कि भैया, मैं अब जा रही हूँ, दोबारा इस जगह पर आप इंतज़ार मत करना। इसके बाद तो मेरे कान सुन हो गए थे। मेरे तो होश फाख्ता, जैसे कहा जाता है ना, उड़ चुके थे। मेरा बदन कांप रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? वाकई मेरे सामने में खड़ी हुई लड़की गायब हो चुकी थी। मैं तो हिल चुका था अंदर से
ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जादू का खेल है? मेरे सामने वो जादू का अब कोई तमाशा दिखा रही थी। मेरे मन बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, आप वाकई में सुनसान पड़ा हुआ था इलाका। और तब मैं अपनी रेडी लेके चलता हूँ अपने घर पर। ये बात को मैं किसी से कहता नहीं। और जो थैली दिया हुआ था और वो मैं अपने थैले में रख देता हूँ। मेरी नज़र में तो उसमें पुराने पुराने या कोई सिक्के होंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है उस लड़की के पास में। लेकिन जब मैं सुबह तैयारी करने लगता हूँ अपने माल खरीदने के लिए, कुछ सिक्के की भी जरूरत पड़ती थी अब ग्राहकों को वापस करने के लिए, तो मैं सोचा लड़की ने उस थैली में सिक्के उक्के दिए होंगे, चलो उस सिक्के के इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं वो थैली खोलता हूँ ना, तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसमें तो जेवर भरे हुए थे, सोने का, प्योर सोने का जेवर। मैं जब देखता हूं तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब मैं तो समझा था कि इसमें अब सिक्के होंगे जो चलन में है, लेकिन उसमें सिक्के तो कुछ थे, लेकिन सिक्के भी अलग थे। मैं जब उन सिक्कों को देखता हूं तब मुझे समझ में आता है कि ये लड़की मुझे उपहार के रूप में दे के गई है। और तभी कह रही थी कि भैया ये आपके लिए है, आपके लिए, आप संभाल कर रखो। इस पोटली को मैं कई बार उसको वापस दे दिया था कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। आखिरकार मैं समझ जाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या मेरी सगी बहन थी वो? नहीं ना। फिर भी मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, अब मैं भी उससे इतना ही मोहब्बत करता था। अब देखो, जाते जाते मुझे अमीर तो जरूर बना गई थी। अब इसके बाद मैं तो धनवान बन चुका था। मैं उन जेवरों को कुछ तो अपने बहन की शादी के लिए रखा, अब कुछ एक से मैंने उसको बिक्री किया। अब फिर मैं अब कुछ अलग काम कर लिया। मेरे पास में पैसे आ चुके थे। आखिरकार मैं अपने बहन का धूमधाम से शादी करता हूँ। उस टाइम उस आत्मा लड़की के मुझे बहुत याद आती है। आज उसी की वजह से मैं अपने बहन की इतनी धूमधाम से शादी कर रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू दिखाई नहीं देने लगते हैं। तब मेरे पापा पूछते हैं कि अरे रो क्यों रहा है प्रमोद, बात क्या है बेटा? मैं क्या बताऊं कि मुझे किसकी याद इस वक्त में आ रही है। मैं अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता हूँ और कहता हूँ कि अब बहन अब जा रही है ना पापा, उसकी याद मुझे ज़रूर सताएगी। तब पापा कहते हैं कि बेटा ये तो चलता रहता है, संसार का नियम है, ये तो हर घर में होता है। अपने मन को अब कड़ा कर, बहन है तो दूसरे घर में जाएगी। अब इसके बाद मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगली रात को इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।